हाँ जी, नमस्कार। तो हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ रहे थे, व्यक्तिक भिन्नताएं। व्यक्तिक भिन्नताओं में हमने सबसे पहले पढ़ा था व्यक्तित्व। जो व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं, जो दो इंडिविजुअल्स के बीच में जो भी कोई भिन्नताएं होती हैं, वो किस आधार पे हो सकती हैं। एक तो व्यक्तित्व के आधार पे हो सकती हैं, वो हमने पढ़ ही लिया। व्यक्तित्व किस कौन कौन से प्रकार के होते हैं, ऐसे करके। अब ऐसे ही जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो बौद्धिक आधार पे भी हो सकते हैं, बुद्धि के हिसाब से अलग अलग तरीके के होते हैं। जो दो व्यक्ति हैं इंडिविजुअल, उनमें जो भी डिफरेंस होते हैं, पहला बता दिया व्यक्तित्व, दूसरा होता है बुद्धि के आधार पर। उसके बाद एक और है एडजस्टमेंट। एक होता है एडजस्टमेंट के आधार पर। एडजस्टमेंट के आधार पर कैसे होता है, किसी का समायोजन जल्दी होता है, किसी का टाइम लेता है। किसी के समायोजन की युक्ति कोई है, किसी के समायोजन की युक्ति कोई और है। और इसी प्रकार जो व्यक्ति में भिन्नताएं होती हैं व्यक्तियों में, वो बुद्धि के आधार पर भी होती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, बुद्धि। बोले तो इंटेलिजेंस, बुद्धि। बोले तो इंटेलिजेंस। बुद्धि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस। अब वैसे अगर हम पूछें जनरली, तो बुद्धि को क्या बोला जाता है, किसे कहते हैं बुद्धि? सोचने समझने तर्क करने की जो क्षमताएं होती हैं, उन्हीं को कहते हैं ना। इसी को जनरल परिभाषा ना देकर, क्योंकि बुद्धि की परिभाषा देना बहुत कठिन काम हो गया था। बुद्धि की परिभाषा नहीं दे सकते, बुद्धि को माप सकते हैं। कई मनोवैज्ञानिकों ने यहाँ तक बोला कि बुद्धि की परिभाषा देना बहुत कठिन है, बुद्धि को मापना आसान है। क्योंकि उन्होंने जो बुद्धि की तुलना थी वो की थी बिजली से। लाइट होती है ना, जो बिजली को मापना आसान है, कितने वोल्ट आ रहा है करंट, लेकिन वो क्या है ये कहना बड़ा मुश्किल है। उसी प्रकार बुद्धि को बताया है। तो इसकी परिभाषाओं में सबसे पहले परिभाषा दी बेने ने। बेने ने क्या दी, बुद्धि 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। इन्होंने बताया जो बुद्धि है वो इन 4 शब्दों में निहित है। अगर इन 4 शब्दों को समेट ले तो बुद्धि बन जाती है। कैसे कैसे? ज्ञान, ज्ञान हमें किसके आधार पर होता है, बुद्धि के हिसाब से होता है। जिसकी बौद्धिक क्षमता जितनी होती है उसको उतना ज्ञान होता है। उसके बाद आविष्कार। आविष्कार कैसे? जिसकी बुद्धि लब्धि बहुत ज़्यादा होती है, बौद्धिक क्षमताएं ज़्यादा होती हैं, कल्पना शक्ति ज़्यादा होती है, वो क्या कर सकता है, आविष्कार कर सकता है। उसी प्रकार बुद्धि है जो, ये क्या है, निर्देशन क्षमता भी है। किसी को निर्देशित करने के लिए पहले वो आना जरूरी है, वो आएगा किससे, बौद्धिक क्षमताओं से। उसी प्रकार किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए, किसी चीज की या व्यक्ति की आलोचना करने के लिए भी बुद्धि का होना आवश्यक है। तो बेने साहब ने क्या बताया, बुद्धि 4 शब्दों में निहित है। कौन कौन से 4 शब्द? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ठीक है, ये याद रखने हैं सीधे। बहुत सारी परिभाषाएं, लेकिन मैंने जो 4-5 परिभाषाएं लिखी हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद स्टर्न, बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं तथा परिस्थितियों में समायोजन की शक्ति है। एडजस्टमेंट होता है, उसकी जो पावर है, उसकी जो शक्ति है, वो हमें कौन देता है, बुद्धि। तो बुद्धि क्या है, जो भी जीवन में कोई नई समस्याएं आती हैं या कोई नई परिस्थितियां आती हैं, उनमें हमें एडजस्ट करने के लिए जो है, जो पावर आती है, वो बुद्धि है। क्या बताया इन्होंने, जीवन में कोई भी नई समस्याएं आएंगी, कोई नई परिस्थिति बनेगी, उनमें जो हमारा एडजस्टमेंट है वही बुद्धि है। जैसे इसको अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझें, कोई आदमी किसी एक क्षेत्र में कार्य कर रहा है और उसका बौद्धिक स्तर ठीक ठाक है। अगर वो वहाँ से किसी दूसरे क्षेत्र में जाए तो उसको एडजस्ट करने में जो टाइम लगेगा, जो समय एडजस्ट करने में उसको लगेगा, वहाँ जाके समायोजन करने में, उससे कम बौद्धिक क्षमताओं वाला कोई उसी फील्ड का आदमी उसी फील्ड में जाएगा, उससे कम होगा उसका समय। जो कम बुद्धि क्षमताओं वाला है उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो एडजस्टमेंट की पावर। उसके बाद टर्मन, बुद्धि तार्किक व अमूर्त चिंतन है। तार्किक बोले तो तर्क के साथ सोचना, किसी भी चीज का लॉजिकल सोचना, लॉजिकल आंसर देना।
तार्किक और अमूर्त। अमूर्त बोले तो अब्स्ट्रैक्ट। बुद्धि में जो कहीं भी ये टॉपिक ये शब्द आएंगे अमूर्त और मूर्त, इनका क्या है, अमूर्त को बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट, जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं हो, जो वास्तविकता में अवेलेबल नहीं हो, जो केवल कल्पनाओं में या चिंतन में हो। जैसे सारी की सारी जो अपनी मैथमेटिक्स है, पूरी गणित है, जो वो कल्पनाओं में है, वो भौतिकता में नहीं है, वो हमारे चिंतन में है, भौतिकता में नहीं है। जैसे आपने कभी 5 देखा है? 5 देखा है कभी? ये आप बोल रहे हो ये है 5 है, ये 5 का प्रतीक है, ये 5 का प्रतीक है। 5 देखा है क्या? जैसे सेब है, अब मैं ये लिख दूं सेब, ये क्या है? सेब का प्रतीक है ये। लेकिन ओरिजिनलिटी में सेब अवेलेबल होता है ना, तो वो क्या है, अब्स्ट्रैक्ट है। या एक दूसरा होता है मूर्त, जिसको बोलते हैं कॉन्क्रीट। अब सेब तो होता है ना, वास्तविकता में सेब होता है, ये उसका प्रतीक है। अब ये 5 का प्रतीक है। अब 5 वास्तविकता में कहाँ होता है? भाई आपने 5 सेब देखे होंगे, 5 आदमी देखे होंगे, 5 कोई भी चीज देखी होंगी जो 5 हैं, लेकिन जो देखा है वो क्या है? वो चीज हैं। 5 देखा है क्या? जैसे सेब देख सकते हैं, आदमी देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, तो ऐसे ही 5 देखा है क्या? नहीं देख सकते ना 5 को। तो 5 क्या है? अब्स्ट्रैक्ट, बोले तो अमूर्त, जो मूर्त रूप में अवेलेबल नहीं है। और सेब क्या है? कॉन्क्रीट। तो इसी प्रकार जो बुद्धि है वो किस प्रकार का चिंतन है? अमूर्त, जिसको हम देख नहीं सकते। जैसे कोई सेब के बारे में आप सोचो, तो अगर आप सेब के बारे में सोचोगे तो सेब को अगर देख भी सकते हैं आप। अगर आप बुद्धि के बारे में सोच रहे हो तो बुद्धि 5 की तरह है, अब्स्ट्रैक्ट, उसको खाली सोच सकते हैं, उसको देख नहीं सकते। ठीक है, उस चिंतन को। उसी प्रकार तार्किक अमूर्त हो गई, दूसरी हो गई लॉजिकल। लॉजिकल आप समझते ही हैं सब, तार्किक है। ये किसने बताया? टर्मन ने। ये तीनों जो बुद्धि का जो मापन होगा ना, जो बुद्धि के जो परीक्षण होंगे, उनमें तीनों का बहुत बड़ा योगदान है इनका। ठीक है। उसके बाद बोरिंग साहब क्या बोल रहे हैं? बुद्धि वह है जिसे बुद्धि परीक्षण मापता है। अब इन्होंने तो इतना सीधा सीधा बताया है, ये कैसे परिभाषा बन सकती है? आप भी देखो, बुद्धि वो है जिसे बुद्धि परीक्षण मापता है। कोई पूछे जल क्या है, तो इन्होंने बताया जल वो है जिसे लीटर से नापा जाता है। इसलिए इसका कोई सीधा सा परिभाषा बन नहीं रही ना, बिल्कुल लॉजिकल कोई परिभाषा नहीं बन पा रही। उसका रीजन यही है, इसको हम परिभाषित कर ही नहीं सकते बहुत अच्छे से। फिर भी जो परिभाषा दी है वो सबसे अच्छी मानी जाती है वेस्लर की। ये है बेस्ट, वेस्लर साहब की जो परिभाषा है ये है बेस्ट। ये कैसे बेस्ट है? बुद्धि एक सार्वजनिक योग्यता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्य पूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है, वातावरण के साथ प्रभावी समायोजन करता है। इनका कहना क्या है? बुद्धि क्या है? इनसे पूछा गया, इन्होंने जैसे बताया, तो इन्होंने ऐसे बताया कि बुद्धि वो है जिसके सहारे व्यक्ति कोई भी जो कार्य करता है उसका कोई उद्देश्य होता है, उसी कार्य को करता है। निरुद्देश्य कोई कार्य नहीं करता। कोई कार्य करता है वो किससे करेगा? कोई उद्देश्य के लिए। दूसरी बात, विवेकशील चिंतन। विवेकशील चिंतन बोले तो बुद्धि का जो सबसे सर्वोत्तम स्तर है वो है विवेक, तो विवेकशील चिंतन करता है। उसके आगे वातावरण के साथ प्रभावी समायोजन करता है। जो एडजस्टमेंट है वो मैंने पहले ही बता दिया आपको, जो एडजस्टमेंट है वो कैसे करता है? प्रभावी, इफेक्टिव रूप से। ठीक है। उसके बाद जेनसन साहब क्या बोलते हैं? बुद्धि बिजली के समान है जिसे मापना आसान है, परिभाषित करना कठिन है। ये क्या बोल रहे हैं जेनसन साहब? मैंने जो शुरू में बताया था, बुद्धि किसके समान है? बिजली के समान। उसे मापना आसान है लेकिन परिभाषित करना बहुत कठिन है। ठीक है।
ये 1 2 3 4 5 6 परिभाषाएं हैं। सबसे अच्छी परिभाषा ये है, परीक्षा में इन 6 में से कोई सी भी आ सकती है, इससे बाहर नहीं आएगी। और जो बुद्धि टॉपिक है इसमें से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये है, एक क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना रहती है, बहुत कम है लेकिन रहती है। और दूसरी संभावना कहाँ से रहती है, इससे आगे रहती है। जो ये विनय नाम लिया है ना मैंने, विनय, टर्मन और स्टर्न, ये 3 नाम है, इन्होंने परीक्षण के बारे में बताया था। जो बुद्धि का परीक्षण करते हैं ना, उसके बारे में बताया था। एक क्वेश्चन वहां से बनने की संभावना रहती है, आगे चल के हम पढ़ेंगे। और सबसे ज्यादा प्रबल संभावना रहती है बुद्धि के सिद्धांतों में से, जो हार्वर्ड गार्डनर साहब ने दिया था ना, बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस, उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं, उनमें से आने की सर्वाधिक संभावना रहती है। ठीक है, उसको विशेष ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद बुद्धि के प्रकार, ये क्या बता रहे, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि कितने प्रकार की होती है, किस किस आधार पे होती है, बुद्धि के प्रकार टोटल कितने हैं। सबसे पहले बताया थॉर्नडाइक साहब ने। थॉर्नडाइक आपको याद है, एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, वही थॉर्नडाइक साहब है ना। इनके अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की, अमूर्त, मूर्त और सामाजिक। कितने प्रकार की है इनके हिसाब से, 3 प्रकार की, अब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट और सोशियल। अमूर्त, मूर्त और सामाजिक। ये कैसे कैसे है, जो अमूर्त बुद्धि होती है वो किस में बताई है इन्होंने बताई है पेंटर में। पेंटर सबसे ज्यादा कल्पनाशील कौन होता है भाई, पेंटर बहुत ज्यादा कल्पनाशील होता है ना, किसी भी चीज को कल्पनाओं में बनाता है। अब आप बोलो, आप एक यहां नाम दे दो, गणितज्ञ। गणितज्ञ, गणितज्ञ में कौन सी बुद्धि होती, कौन से प्रकार की होती है, इनके हिसाब से तो अमूर्त होगी। लेकिन जो स्वयं थॉर्नडाइक साहब ने बताए थे वो केवल ये 3 नाम बताए थे। पेंटर में होती है अब्स्ट्रैक्ट, और व्यापारी दुकानदार में कौन सी होती है, मूर्त बुद्धि, और नेता में कौन सी होती है, सोशियल। भाई सीधी सी बात है, नेता है वो समाज में रहता है, सामाजिक रूप से लोगों को जोड़ता रहता है, तो उसमें कौन से टाइप की बुद्धि पाई जाती है, सामाजिक बुद्धि। और जो व्यापारी है वो मूर्त बुद्धि कैसे होती है, व्यापारी में जो व्यापारी होता है वो क्या करता है, किन्हीं मूर्त चीज को देख के, सपोज दैट कोई सोने का व्यापारी है, तो वो सोने के बारे में बहुत अच्छा जानता है। कहते हैं ना, हीरे की परख किसको होती है, जौहरी को, और किसी को क्यों नहीं होती, क्योंकि उसके पास मूर्त बुद्धि और से ज्यादा है उस चीज के बारे में। तो मूर्त चीज है, कोई मूर्त चीज के बारे में बुद्धि है ना उसमें ज्यादा, तो वो कौन सी हो गई, मूर्त बुद्धि। कौन में होती है, व्यापारी में। ठीक है, और सोशियल ये आप समझ गए, सामाजिक नेता में होती है। उसके बाद कैटल व हॉर्न, इन्होंने बुद्धि को दो तरीके की बताया, 2 प्रकार की बताया है। एक तरल बुद्धि, दूसरी ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि कौन सी, तरल बुद्धि इन्होंने उसे बताया है जो जन्म से होती है। तरल बुद्धि कौन सी होती है, जो जन्म से होती है, जन्मजात होती है, वंशक्रम से आती है। वंशक्रम से कैसे आती है, जो वंशक्रम के जो नियम है, बीजमैन साहब और इन्होंने मेंडल वगैरह इन्होंने दिए हैं ना, उनमें जैसे किसी के माता पिता में अच्छी बुद्धि है, उसका जीन्स के द्वारा कुछ ट्रांसफर होगा, तो जो वो बुद्धि है वो कौन सी है, तरल बुद्धि। और जो अर्जित करता है, एक्वायर करता है, वातावरण से जो बुद्धि एक्वायर करता है आदमी, वो कौन सी है, ठोस बुद्धि। ठीक है, ये जन्मजात है, ये कैसी है, अर्जित। ठीक है, उसके बाद हैव के अनुसार ये 3 आदमी के वर्गीकरण पढ़ने हैं बस। वर्गीकरण तो बहुत सारे हैं, 3 नहीं 4 आदमियों के इनके वर्गीकरण पढ़ने बस, लेकिन वर्गीकरण तो बहुत है ना बुद्धि के, इन्हीं में से आएगा अगर आया तो। हैब के अनुसार क्या है, हैब ने बताया बुद्धि कै, बुद्धि खे। उन्होंने क्या बताया था, कैटल व हॉर्न ने तरल व ठोस 2 तरीके की बताई। तरल कौन सी, जो वंशक्रम से होती है, ठोस कौन सी, जो वातावरण से रिलेटेड होती है। अब जो इन्होंने कै खे बताया है, जो तरल बुद्धि है उसी को इन्होंने कै या ए बताया है, बुद्धि ए या बुद्धि कै। किसको बताया, तरल बुद्धि को, जो जन्मजात होती है, जो वंशक्रम से आती है।
दूसरी वाली बताइए इन्होंने बुद्धि ख या बुद्धि बी। हिंदी में तो ख बोलेंगे और इंग्लिश में बी बोलेंगे। तो ये बुद्धि है, ये कौन सी होती है? जो एक्वायर होती है, जो अर्जित की जाती है। उन्होंने जो ठोस बुद्धि बताई थी ये वही है। ठीक है, 2 हो गई, 3 हो गए। उसके बाद वर्नर। वर्नर ने क्या बताया? जीनोटाइप और फिनोटाइप। अब इन्होंने जीनोटाइप और फिनोटाइप नाम दिया है जो इसी से दिया। जीनोटाइप जीन्स से बना है। जीनोटाइप जो शब्द है किससे बना है? जीन्स से। जीन्स किसका प्रतीक है? जन्मजात या वंशक्रम का। ठीक है ना। तो ये हो गई। ए टाइप है जो यही है वो, तो ए टाइप है वही है जीनोटाइप, और बी टाइप है वही क्या है? फिनोटाइप। ठीक है, तो दिक्कत बुद्धि के प्रकार हो गए। उसके बाद इसके सिद्धांत हैं, बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरीज। ये कौन कौन सी हैं? मतलब बहुत ज्यादा है, लेकिन अपन को क्या है, बिल्कुल जो एग्जाम ओरिएंटेड है वही पढ़नी है, ज्यादा से कोई मतलब नहीं है ना। सबसे पहला है एक तत्व सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनि बोले तो एक, यूनि का मतलब एक ही होता है ना। एक तत्व सिद्धांत ये किसने दिया? अल्फ्रेड बिने। ये वही बिने हैं जो मैंने पहले बता दिया। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बिने ने दिया है। ठीक है ना। अल्फ्रेड बिने ने क्या बताया? इन्होंने बताया बुद्धि एक एकीकृत, बुद्धि एक एकीकृत अविभक्त इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति किसी एक पक्ष में बुद्धिमान है तो वह अन्य पक्षों में भी बुद्धिमान होगा। इनका क्या कहना है? विनय साहब का क्या कहना है? इन्होंने बताया बुद्धि है जो एक तत्व है। इन्होंने बताया बुद्धि एक है, एक है। अब एक कैसे कैसे, जैसे आगे वो डिवाइडेशन हो रही थी प्रकार में, इन्होंने बताया कि बुद्धि ऐसे नहीं, बुद्धि केवल एक है। एक बोले तो अगर कोई, जैसे उसमें अलग अलग हो रहे थे इससे पहले वाले में, तो अमूर्त थी वो किस में थी? पेंटर में। मूर्त थी जो व्यापारी में थी, और उसके आगे सामाजिक वो किस में थी? नेता में। अब इनका कहना क्या है? इनका कहना ये है अगर कोई बहुत अच्छा पेंटर है, अगर कोई बहुत अच्छा पेंटर है तो वो बहुत अच्छा नेता भी बन सकता है, क्योंकि बुद्धि एक ही है, अलग अलग नहीं है कि इस फील्ड में है इस फील्ड में नहीं है। बुद्धि केवल एक है, सभी क्षेत्र में समान है। इनका कहना ये था। अब इन्होंने एक बहुत अच्छा एक वो बताया था, इसमें एक वाक्य जोड़ा था न्यूटन के बारे में। न्यूटन के बारे में बोला, न्यूटन से गलत लिख, न्यूटन के बारे में क्या बोला था इन्होंने? अगर न्यूटन कविता लिखते, क्या लिखते? तो ये क्या होते? बहुत अच्छे कवि। इन्होंने बोला, विनय साहब ने बोला, अगर न्यूटन कविता लिखते, न्यूटन क्या थे? वैज्ञानिक थे, फिजिशियन थे। उन्होंने जो गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, है कि नहीं? जो सेब गिरा था वो ये न्यूटन। तो इन्होंने क्या बताया? अगर न्यूटन कविता लिखते तो वो बहुत अच्छे कवि होते। ठीक है। अगर इनके हिसाब से हम सोचें, अगर विराट कोहली एक सिंगर होता तो बहुत अच्छा सिंगर होता, इनके हिसाब से ये है। ठीक है, क्योंकि बुद्धि केवल एक है, वो हर क्षेत्र में हो सकती है। ठीक है। उसके बाद बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। ये क्या थी? यूनिफैक्टर, एक तत्व सिद्धांत। जो टू फैक्टर थ्योरी है ये दी थी स्पीयरमैन ने। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, अंदर की बातें बहुत कम चांस से पूछ ले। सीधा सीधा ये आता है जो टू फैक्टर थ्योरी है, द्वितत्व जो सिद्धांत है बुद्धि का, वो किसने दिया? स्पीयरमैन ने। अब आ जाता है ट्राई फैक्टर थ्योरी या त्रितत्व सिद्धांत, ये किसने दिया? ये भी इन्होंने ही दिया। ये इन्होंने कैसे दिया और वो कैसे दिया? ये इन्होंने ऐसे दिया, जो पहले इन्होंने दिया एक टाइम पे इन्होंने दिया ये, उसके बाद अपने ही जो सिद्धांत था उसमें संशोधन करके एक कारक, एक फैक्टर और जोड़ दिया। पहले इन्होंने 2 फैक्टर बताए थे, एस फैक्टर और जी फैक्टर, जी और एस। पहले इन्होंने बताए थे जी, एक तो जी फैक्टर है, एक ये पहला हो गया या दूसरा हो गया,
जी बोले तो जनरल या सामान्य। सामान्य को इन्होंने वही बताया जन्मजात। अब ये जन्मजात है, ये कौन सी टाइप हो गई? अगर उनके हिसाब से कैटल के हिसाब से सोचे तो तरल, तरल, और उनके हैब के हिसाब से सोचे तो कै या ये। ठीक है, इसको कनेक्ट करके याद करना है ना। जो विशिष्ट तत्व है, विशिष्ट फैक्टर है, विशिष्ट कारक है। ये तत्व है, ये फैक्टर का मतलब कारक होता है ना, इंग्लिश में अगर आप ध्यान करोगे तो मतलब अच्छे से आएगा। ठीक है, विशिष्ट तत्व, स्पेशल फैक्टर। स्पेशल फैक्टर है ये क्या है? अर्जित, एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड हुआ तो ठोस बुद्धि होगी, बै होगी, ख होगी। ठीक है, दो दिए थे। फिर बाद में इन्होंने तीसरा तत्व जोड़ा था G+S। G+S क्या जोड़ा था इन्होंने? बाद में जोड़ा था G+S। G+S बोले तो जनरल और स्पेसिफिक दोनों प्रकार के एक ही साथ हैं। यहाँ तो अलग अलग थे, इसमें क्या था? एक साथ दोनों फैक्टर थे। तो ये इसी का नाम बाद में क्या पड़ गया? त्रितत्व सिद्धांत या ट्राई फैक्टर थ्योरी। ये लिख लेना इस बात को, इसी का नाम बाद में त्रितत्व सिद्धांत या ट्राई फैक्टर थ्योरी पड़ा। और इसी का एक और नाम है कारक विश्लेषण सिद्धांत, फैक्टर एनालिटिक थ्योरी। कोई दिक्कत? अच्छा साहब, अब कितने पढ़ लिए हमने? 2 सिद्धांत पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम तीसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है समूह तत्व सिद्धांत। समूह तत्व सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ये किसने दिया है? थर्स्टन ने। इन्होंने क्या बताया? जो कारक होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो होते हैं समूह में। कैसे होते हैं? समूहों में। ठीक है, और इन्होंने कितने समूह बताए? 1 2 3 4 5 6 7। जो थर्स्टन साहब थे, इन्होंने बुद्धि के 7 समूह बताए। कितने समूह बताए? 7 समूह। 7 समूह कैसे कैसे बताए? 7 समूह इन्होंने ऐसे ऐसे बताए। जो पहला वाला है एन, इसका नाम था न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल बोले तो पहला, सॉरी एम है, एम पहला था मेमोरी, स्मृति वाला है ना, पहला था मेमोरी। मेमोरी बोले तो स्मृति। दूसरा था नंबर वाला, ये बोलते थे संख्यात्मक। संख्यात्मक। अब इन्होंने क्या बताया थर्स्टन साहब ने? जो बुद्धि है वो 7 तत्वों में बटी होती है। कौन सी किताब थी इनकी? किताब का नाम हो रहा है यहाँ, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, 1938 में की थी। किताब का नाम क्या है? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। ये जो किताब थी, इसमें इन्होंने बताया जो बुद्धि के जो तत्व हैं वो टोटल 7 हैं। कितने हैं? 7। कौन कौन से तत्व हैं? पहला है स्मृति, दूसरा है संख्यात्मक, तीसरा क्या है इसमें? पी है, चौथा आर है। पी को बोले तो पार्शियल, पार्शियल बोले तो प्रत्यक्षीकरण। क्या है? प्रत्यक्षीकरण। ये क्या है? प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? जो हमारा जो दिमाग है, वो हम कोई भी चीज देखते हैं, जैसे हमने वो देखी, तो पहले तो हम उसको देखेंगे, उसके बाद जो भी हमारा दिमाग उसका अर्थ निकालेगा ना, कोई चीज देखी, उसका जो हमारा दिमाग अर्थ निकालेगा, उस अर्थ को बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद ये आर, आर क्या है? रीजनिंग। रीजनिंग बोले तो तार्किक। और एस बोलते हो स्पेशल, स्पेशल या विशेष, विशेष, विशेष। और ये बोले तो वर्बल, वर्बल। और ये बोले तो प्रवाह या वर्ड फ्लुएंसी, वर्ड फ्लुएंसी। अब ये जो है, जहां तक आपने समझ लिया, स्मृति को आप जानते ही हो, मेमोरी है। दूसरा क्या है? न्यूमेरिक,
संख्याओं की जो योग्यता होती है जो गणितज्ञों में मिलती है, उसके बाद प्रत्यक्षीकरण की जो क्षमता होती है, उसके बाद जो रीजनिंग जो तर्क करने की जो क्षमता होती है, उसके बाद जो स्पेशल है जो विशेष है, विशेष से का मतलब आप क्या लगाएंगे, स्पेशल का मतलब आप क्या लगाएंगे, दैसिक या स्थानिक, इसी को बोलेंगे जो विशेष है इसको बोलेंगे दैसिक या स्थानिक, दैसिक या स्थानिक। जो ड्राइवर में मिलती है ना, जो ड्राइवर में मिलती है वो दैसिक बुद्धि होती है, जो स्थानिक बुद्धि होती है, ठीक है। उसके बाद वर्बल वाक चातुर्य, बोलने की बहुत अच्छी कला आती है जिसपे तो होती है ये। उसके बाद वर्ड फ्लुएंसी, जो प्रवाह है बोलने का वो बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद बहुतत्व सिद्धांत या मल्टी फैक्टर थ्योरी, ये दी थी थॉर्नडाइक साहब ने। इन्होंने क्या बताया था बहुतत्व में, इन्होंने बताया जो बुद्धि है इन्होंने बताया ये बताया अलग अलग होते हैं जो तत्व होते हैं। जैसे इनने तो बताया था ऐसे, जैसे बुद्धि ये है, इसी में अलग अलग समूह बने होते हैं, अलग अलग हर चीज के अलग अलग समूह बने होते हैं। तो बहुतत्व में क्या हो गया, बहुत सारे तत्व हैं लेकिन एक ही चीज का हिस्सा है, वो सारे के सारे तत्व हैं, ठीक है। इन्होंने तत्वों के स्पेसिफिक नाम नहीं दिए, ठीक है। ये केवल ये याद रखना, बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। उसके बाद आता है बहुबुद्धि सिद्धांत, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उनके केवल नाम ही याद रहेंगे तो चल जाएगा, यह है सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस, फैक्टर नहीं आया यहाँ, बहुबुद्धि सिद्धांत या मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये किसने दिया, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। कौन सी किताब में दिया, फ्रेम्स ऑफ माइंड द मल्टीपल इंटेलिजेंस, किताब का नाम क्या है, फ्रेम्स ऑफ माइंड द मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये किताब कब लिखी, 1983 में। कितने प्रकार बताए इन्होंने, 7 प्रकार, जी हाँ केवल 7 प्रकार। क्या बताया इन्होंने कि 7 प्रकार की होती है। फिर बाद में इन्होंने ही अपनी एक दूसरी किताब निकाली, रीफ्रेम्ड इंटेलिजेंस। इस किताब में ये 1998 में निकाली, इसमें एक प्रकार और जोड़ दिया, प्राकृतिक बुद्धि वाला। प्राकृतिक बुद्धि वाला वो जो किसानों में होती है, ठीक है। अब इन्होंने कैसे कैसे बताए, जो 8 प्रकार हैं, 7 तो इन्होंने पहले बताए थे, बाद में बताया था एक और इन्होंने बताए थे। पहला है स्पेशियल, उसके बाद है बॉडी काइनेस्थेटिक, उसके बाद फिजिकल इंटेलिजेंस, उसके बाद लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, उसके बाद लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, उसके बाद इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, उसके बाद इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, उसके बाद न्यूट्रलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक है ये, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्राकृतिक बुद्धि है ना। अब जो ये है पहला वाला है स्पेशल, विशेष बताया था ना, जो उसमें मैंने पहले वाले में दैसिक बताया था ना, जो ड्राइवर में मिलती है, जी हाँ वही, ये क्या है, दैसिक वाला जो ड्राइवर में मिलती है। उसके बाद एंड स्पेशल जजमेंट, तो मुख्य चीज है वो क्या है, विजुअल एंड स्पेशल जजमेंट। विजुअल बोले तो देखना और जजमेंट करना। अब इसको हम सीधे हिसाब से अगर कोई एग्जाम्पल के हिसाब से समझें तो ऐसे समझ सकते हैं, एक जो ड्राइवर होता है, कोई ड्राइवर बस चला रहा है, सामने से कोई कार आ रही है, तो वो कितनी देर में क्रॉस कर जाएगी, मैं कितनी स्पीड में रखूं, इस चीज़ का बड़े अच्छे से ख्याल रखता है ना, तो वो है जो स्थानिक बुद्धि का नाम है, इसी का नाम है स्पेशल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। उसके बाद देखने समझने की जो गति का जो निर्धारण कर लेता है ना। उसके बाद बॉडी काइनेस्थेटिक, बॉडी काइनेस्थेटिक क्या होता है, जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं, जो जिम वगैरह करते हैं, जो बॉडी बिल्डर वगैरह होते हैं, उनमें कौन से प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, ये वाली। उसके बाद म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल बोले तो संगीतज्ञ, जो संगीतज्ञों में पाई जाती है, जो संगीत के जो प्रेमी होते हैं
उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस या संगीत बुद्धि, वो होते हैं संगीत चतुर, संगीत स्मार्ट, म्यूजिक स्मार्ट बोलते हैं उनको। उसके बाद लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, वर्ड और लैंग्वेज दोनों एक में समेट लिए इन्होंने बताया जो बहुत अच्छे शब्दों का और जो अच्छा चयन करते हैं भाषा का, कवि लेखक, इनमें कौन सी होती है? लिंग्विस्टिक। उसके बाद लॉजिकल या मैथमेटिकल, जो भी गणितीय समस्याओं का समाधान करते हैं, गणितज्ञ होते हैं, उनमें कौन सी पाती है? लॉजिकल या मैथमेटिकल। उसके बाद इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल अंतर्व्यक्तिक है ये, है ना, अंतर्व्यक्तिक। अंतर्व्यक्तिक बोले तो दूसरों को समझने की बहुत अच्छी जो होती है, ये होती है, एक तो टीचर में होती है, एक होती है मनोवैज्ञानिक या दार्शनिकों में होती है। इसमें क्या होता है, दूसरा जो आदमी है उसको बहुत अच्छे से भांप सकते हैं, कौन कैसा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद इंट्रापर्सनल, ये होती है जो स्वयं को बहुत अच्छे से जान जाता है, उसमें कौन सी बुद्धि होती है? इंट्रापर्सनल। अंतः, ये दोनों शब्दों का इंटर और इंट्रा थोड़ा सा अंतर है, अंतर्व्यक्तिक है ये तो ये है अंतःव्यक्तिक, अंतःव्यक्तिक। अंत है बोले तो स्वयं को, ठीक है, अंदर से जानने वाला, खुद को जानने वाला। ये कौन होता है? मनोवैज्ञानिकों में, सॉरी, वो होते हैं ना दार्शनिक, उनमें मिलती है, ठीक है। हाँ, एक चीज मैं इसको बता के जब क्लियर कर दूंगा, वो टेंशन मत। हाँ, इसमें भी मिलेगी। उसके बाद प्राकृतिक बुद्धि, प्राकृतिक, ये वो है जो लास्ट में जो प्राकृतिक बुद्धि, प्राकृतिक जो किसानों में होती है। भाई कोई किसान है, वो फसल के बारे में किसी साइंटिस्ट से बहुत अच्छा जान रहा है ना, कोई गणित में बहुत ज़्यादा बुद्धि है, लेकिन प्राकृतिक बुद्धि उसमें अगर नहीं है तो किसान है जो उससे ज़्यादा जान जाएगा, ठीक है ना। तो इन्होंने बताया कि बुद्धि सब में होती है, लेकिन अलग अलग तरीके की होती है। अब इसमें सबसे जो अच्छी बात है वो समझने की ये है कि ये जो बुद्धि है, ये ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति में एक ही प्रकार की पाई जाएगी। ऐसा भी हो सकता है किसी में सभी तरीके की बहुत सही हो, या किसी में 4 हो, किसी में 3 हो, किसी में 5 हो, 6 हो, कितनी भी मिल सकती हैं। आप इसमें ये मत सोचना, जैसे शिक्षक में मैंने बताया था ये इंटरपर्सनल, अंतःव्यक्तिक, दूसरों को जानने की होती है। कोई शिक्षक में अंतःव्यक्तिक भी हो सकती है, प्राकृतिक भी हो सकती है। अगर कोई शिक्षक कृषि से जुड़ा हुआ है तो, नेचुरलिटी से जुड़ा हुआ है तो लॉजिकल भी हो सकती है शिक्षक में। उसके बाद संगीत प्रेमी भी हो सकता है साथ साथ शिक्षक। उसके बाद एक लेखक भी हो सकता है, वो बहुत अच्छा वो प्लेयर भी हो सकता है, बहुत अच्छा ड्राइवर भी हो सकता है। तो एक शिक्षक में सारी की सारी बुद्धियां आ गई ना। लेकिन मेनली जो होती है वो अंतर्व्यक्तिक होती है, ठीक है ना। कभी भी इसका अर्थ ये नहीं है कि एक में एक ही प्रकार की पाई जाएगी, एक में कितने भी प्रकार की पाई जा सकती है। लेकिन मेन जो उदाहरण है वो ऐसे ही याद करने हैं जैसे मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद इसका परीक्षण, बुद्धि का मापन, बोल दो मापन या परीक्षण। बुद्धि का मापन सबसे पहले 1905 में विनय ने दिया। विनय ने क्या दिया? विनय ने 30 प्रश्न बनाए। 30 प्रश्न क्या बनाए? 30 प्रश्न बनाए चित्रों सहित, चित्र भी थे, कुछ शब्द थे उनमें, और वो प्रश्न ऐसे बनाए जो कोई भी उनके उत्तर देगा उसी के आधार पर वो बता देंगे इसमें कितनी बुद्धि है, मतलब कौन से प्रकार की है या कितनी बुद्धि है, ये बता देंगे। हाँ, इसके बारे में बताया सबसे पहले विनय ने। कब? 1905 में। इनका जो था वो शाब्दिक था, पहली बात तो शब्द थे उसमें। दूसरी बात व्यक्तिगत था। अभी व्यक्तिगत और शाब्दिक क्या है? बुद्धि के परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं शाब्दिक, एक होते हैं अशाब्दिक, जहां बोलने की, शब्दों की कोई जरूरत नहीं पड़ती, कोई चित्र वगैरह बनवा के ही उसकी बुद्धि का निर्धारण कर लेते हैं। और एक होता है शाब्दिक, जिसमें शब्दों के द्वारा बुद्धि का मापन होता है। दूसरा होता है व्यक्तिगत। एक होता है व्यक्तिगत, इनका कौन सा था? व्यक्तिगत था। एक होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण।
सामूहिक में क्या आता है, सामूहिक में जैसे कोई आपकी जो टेस्ट होते हैं, पेपर होते हैं, जैसे अब टीचर का जो पेपर होगा, आपका रीट का जो पेपर होगा, ये कैसा परीक्षण है, ये व्यक्तिक है क्या, सामूहिक है, सामूहिक है प्लस शाब्दिक है। तो ये सामूहिक और शाब्दिक है, लेकिन इनका कैसा था, शाब्दिक लेकिन व्यक्तिगत, ठीक है, हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग प्रश्न थे, ठीक है, हर उम्र के हिसाब। उसके बाद 1908 में विनय तथा साइमन ने मानसिक आयु के बारे में बताया। 1905 में विनय ने बता दिया। उसके बाद 1908 में साइमन आए इनके पास साइमन ने आके क्या किया, जो मेंटल एज है, मानसिक आयु है, मानसिक आयु किसे कहते हैं, मानसिक आयु वो है जो एक तो आपकी ओरिजिनल एज है, कोई बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा है, ठीक है, और वो 6 या 7 क्लास के जो लेवल के जो प्रश्न हैं उनको हल करने की क्षमता रख रहा है, तो उसकी जो मानसिक आयु है वो अपने से 2 वर्ष ज़्यादा है ना। तो मानसिक आयु वो आयु है जो उसकी क्षमताओं से प्रदर्शित होती है। वास्तविक आयु वो आयु है जो आयु रियल में क्रोनोलॉजिकल है, ठीक है। तो इन्होंने किसके बारे में बताया, मानसिक आयु के बारे में। मानसिक आयु के बारे में अब ये प्रश्न सीधे सीधे बनते हैं। सबसे पहला परीक्षण था वो किसने दिया, विनय ने। कब दिया, 1905। वो किस प्रकार का था, शाब्दिक व व्यक्तिगत। उसके बाद 1908 में विनय व कौन मिला इनके साथ, साइमन और विनय दोनों ने मिलकर किसके बारे में बताया, मानसिक आयु, बोले तो MA मेंटल एज, ठीक है, मानसिक आयु के बारे में बता दिया। उसके बाद IQ सुना होगा आपने, इंटेलिजेंस क्विसेंट, इंटेलिजेंट क्विसेंट के बारे में आपने सुना है। IQ बोलते हैं आपकी IQ कम है, आपकी IQ ज्यादा है। ये जो शब्द है, देखो इस बात में थोड़ी गौर करना, ये जो शब्द है IQ, ये शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, स्टर्न ने। आपसे परीक्षा में ये क्वेश्चन आए कि IQ का जो सूत्र है वो किसने दिया, तो आप क्या करोगे, नहीं, वो करोगे टर्मन। फॉर्मूला किसने दिया, टर्मन ने। इन्होंने क्या दिया, IQ जो शब्द है, IQ जो शब्द है, इंटेलिजेंस क्विसेंट जो शब्द है, बौद्धिक, हिंदी में बोले तो बौद्धिक लब्धि या बौद्धिक लब्धि है ना, बुद्धि लब्धि जो शब्द है, ये किससे दिया, स्टर्न ने। उसके बाद टर्मन ने IQ को स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण में शामिल कर लिया। सबसे पहले जो बुद्धि का परीक्षण था वो विनय ने किया था ना, उसी के नाम पे स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसने दिया। अगर ये क्वेश्चन आए तो इसका आंसर विनय नहीं है, इसका आंसर है टर्मन। क्यों, क्योंकि टर्मन ने विनय के नाम पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक परीक्षण चलाया, टर्मन ने। किनके नाम पर, विनय के नाम पर। पूरा नाम क्या था उसका, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण, ये चलाया था। और इसमें इन्होंने क्या किया, इनका जो शब्द था बौद्धिक लब्धि, इसको ले लिया। किसने लिया, टर्मन ने। देके इन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया, IQ बराबर MA को आप जान रहे हो, नहीं जान रहे अब, हाँ, बटे CA, ये बना दिया। इसके साथ 100 का गुणा कर दिया है ना। ये बुद्धि लब्धि निकालने का एक सूत्र, फॉर्मूला बना दिया इन्होंने। अब ये मेंटल एज कहां से आई, मानसिक आयु कहां से आई, जो स्टर्न और जो विनय और साइमन ने दी थी वहां से ले ली। और जो CA ये होती है, जो वास्तविक आयु होती है, ये होती है। उसके बाद IQ कहां से लिया है टर्मन ने, स्टर्न से। स्टर्न ने जो शब्द दिया था वो ले लिया। इसको लेके अपनी तरफ से इन्होंने क्या जोड़ा, केवल 100 का गुणा कर दिया इसमें, ठीक है। इन्होंने बना दिया ये बुद्धि परीक्षण। अब इससे जो प्रश्न है आपकी परीक्षाओं में, एक तो सीधा सीधा ये ही आते हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इसका फॉर्मूला क्या है IQ का। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद प्रश्न ऐसे आ सकता है, किसी बच्चे की मानसिक आयु 8 वर्ष है और उस बच्चे की बौद्धिक आयु वास्तविक आयु कहाँ से आया, क्रोनोलॉजिकल,
बोले तो सामयिक, जो समय के अनुसार उनकी रियलिटी में है, वास्तविक आयु है ना। तो वास्तविक आयु किसी बच्चे की मानसिक आयु 8 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 14 वर्ष है, तो उसकी IQ क्या होगी, ये प्रश्न बनते हैं इससे, है ना। सेकंड, हाँ, प्रश्न क्या था, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन क्या था, किसी बच्चे की मानसिक आयु कितनी बताई, 8 वर्ष, 8 वर्ष 8 ईयर हो गई। उसके बाद वास्तविक आयु CA, क्रोनोलॉजिकल एज, ये कितनी बताई, 14 वर्ष। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, IQ क्या होगी, यही प्रश्न है ना। अब इसको आप सीधे फॉर्मूले में मैथ की तरह रख दोगे ना, IQ बराबर MA बटे CA इंटू 100, ठीक है। अब ये कैसे कैसे, MA लिखो 8 बटे 14 गुणा 100। अब इसको आप निकाल लो, निकालेंगे कैसे कैसे करके बताऊं, 4 7, 400 में भाग देना है 7 का, 35 5 बार, उसके बाद 57, है ना, उसके बाद 1, उसके बाद 1 और बाद 1 3 7 चौक 28, है ना। तो IQ क्या हुई इसकी, 57.14, आ गई समझ। इसी प्रकार से वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी बच्चे की IQ 80 है, अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन एक सेकेंड, हाँ, स्लाइड चेंज करूं, क्वेश्चन नंबर 2, किसी बच्चे की IQ 80 नहीं, 80 रहेगी तो कम निकलेगी, हम निकाल के देखते हैं ज्यादा वाले की, है ना। किसी बच्चे की IQ 140 है, भाई 140 बहुत ज्यादा हो जाती है ना, बुद्धि, हाँ बुद्धिमान हो जाता है, 140 है और उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है, जो वास्तविक आयु है, वो सपोज दैट 20 वर्ष है, चल 20 मान, ठीक है 20 वर्ष है। अब उसकी मेंटल एज बताओ, ये क्वेश्चन आ जाए, मेंटल एज क्या होगी, तो इसको कैसे निकालोगे, IQ बराबर MA अपॉन CA इंटू 100। अब इसमें रखो इस फॉर्मूले में उसको, IQ 140 है, उसके बाद MA पता नहीं है हमको, CA कितना है 20 है इंटू 100, MA बराबर क्या हो गया 140 अपॉन 5। अब इसको काट लो, क्या हो गई उसकी मेंटल एज, मानसिक आयु कितनी हो गई 28। इसका मतलब ये है जो बच्चा है वो 20 वर्ष का है वास्तविक रूप से, लेकिन जो उसका बौद्धिक स्तर है वो 28 वर्ष के बच्चे के बराबर है, ठीक है, समझ में आ गई, कोई दिक्कत, साहब बहुत अच्छी बात है। अब इसके बारे में एक थोड़ा सा ये देख लेना आप, जिसकी IQ 0 से 25 है उसको क्या बोलते हैं, सीधा सीधा पूछा जाता है प्रश्न, इसमें से सीधा सीधा आता है, 0 से 25 है उसको क्या बोल रहे हैं, जड़ बुद्धि या इडियट। उसके बाद जिसकी IQ 25 से
50 है उसको क्या बोल रहे हैं? मूढ़। उसके बाद जिसकी 50 से 70 है उसको क्या बोल रहे हैं? मूर्ख। उसके बाद जिसकी 70 से 80 है, हीन या निर्बल या हीन या सीमांत मंदबुद्धि। ठीक है, जिसकी जो नॉर्मल बुद्धि है उससे थोड़ी कम है उसको क्या बोल रहे हैं? मंदबुद्धि। मंदबुद्धि और सीमांत मंदबुद्धि, सॉरी, मंदबुद्धि ये है जो 80 से 90 है जिसकी, जो 80 से 70 के बीच में अटका पड़ा है वो क्या है? सीमांत मंद। ठीक है, हाँ, 80 से 90 मंदबुद्धि या औसत से पिछड़ा। ठीक है, उसके बाद 90 से 110 जिसकी बुद्धि लब्धि है वो क्या है? औसत या सामान्य। अब सामान्य बुद्धि लब्धि किसकी मानी जाएगी? जिसकी 90 से और 110 के बीच में है बुद्धि। अब 110 से ज्यादा है और 120 तक है तो क्या है? औसत से अधिक, हाई एवरेज। उसके बाद 120 से और जो 140 है उसकी क्या है? उत्कृष्ट, श्रेष्ठ या प्रखर, बोले तो सुपीरियर। उसके बाद 140 जो प्लस है वो क्या है? प्रतिभाशाली, बोले तो जीनियस। एक 140 प्लस, ये आपको सीधा सीधा आप इसको याद कर ले। ये याद करने में तो टफ नहीं है, आप याद इसको ऐसे करना। देखो, सबसे पहले लेना आप औसत को। जो औसत बुद्धि है वो कौन सी है? 90 से 110। अब उससे पहले जाओ आप, 80 से जो 90 है वो कैसी है? मंद बुद्धि या औसत से कम। उसके बाद सीमांत मंद, 80 तक है जो सीमांत मंद, क्षीण, निर्बल या हीन। उसके बाद अब इंग्लिश में आप याद रखोगे ना तो इतना वो नहीं रहेगा टफ। फीडेबल माइंडेड और उसके बाद बॉर्डर लाइन, ये दो ही नाम है बस, है ना। और 70 तक है जो कैसी है? 0 से 70 तक वो मूड में आ रहे हैं, जड़ बुद्धि, मूड और मूर्ख। ठीक है, ये तीनों शब्द आपने बहुत अच्छे से सुने होंगे ना। इनमें क्या है? मोरन इन्वेंसिल और इडियट। ठीक है, इनको सीधे सीधे याद कर लेना। ठीक है, और बुद्धि में ऐसा कुछ है नहीं, परीक्षा में यही आते हैं ज्यादातर, है ना। 2-4 छोटी मोटी बातें हैं, कभी टाइम मिलेगा तो जरूर बताएंगे, है ना। अब जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उनमें अब हम इससे आगे पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट, समायोजन। ठीक है, धन्यवाद।